हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर जिसका नाम है ट्रिकी साइंस हब। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि इस चैनल के माध्यम से इस मंथ में और अगले मंथ में मैंने स्पेशली फोकस किया है सहायक आचार्य 6 to 8 में बॉटनी और जूलॉजी के सिलेबस को। जैसा कि आपका सिलेबस झारखंड एसएससी के साइट पर दिया है, उसी के हिसाब से मैं लाइन बाय लाइन चल रहा हूँ। पहले स्टार्ट किया था मैंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से, फिर उसके बाद सेल, फिर सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन से रिलेटेड मैंने 100 MCQs भी दिए थे। तो अब आ गया नेक्स्ट चैप्टर की बारी है डीएनए, इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। डीएनए, इसके कार्य और संरचना। तो स्टार्ट करते हैं। पता ही आप लोगों को सबसे ज़्यादा मैं फोकस करता हूँ एनसीईआरटी के एक्सट्रैक्ट पे, क्योंकि इससे अधिक आने का बात नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से लाइन बाय लाइन सुनिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने निकाला है, डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। कोई पूछ देगा, कोई क्या एग्जाम में पूछेगा कि डीएनए किसका लॉन्ग पॉलीमर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का। इसलिए डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। मतलब साफ है कि ये भी एक न्यूक्लिक एसिड का टाइप है। तो हमारे पास दो तरह के न्यूक्लिक एसिड हैं। ओके, डीएनए एंड आरएनए। राइबोज शुगर हो तो आरएनए, डिऑक्सी राइबोज शुगर हो तो डीएनए। बिल्कुल सिंपल बात है। The length of DNA is usually defined as number of nucleotide or a pair of nucleotide referred to as base pair present in it। कोई अगर पूछे कि लेंथ का कितना, डीएनए का कितना लेंथ है, तो उसको डिफाइन करने का बहुत अच्छा तरीका है कि आपको ये बताना है कि न्यूक्लियोटाइड कितने संख्या में है और न्यूक्लियोटाइड का पेयर जो कि बेस पेयर के फॉर्म में रहता है वो कितने की संख्या में है। दिस ऑल्सो इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये जो है किसी जीव का लक्षण भी हो सकता है। एग्जाम्पल की तरह बैक्टीरियोफाज नोन एज 5×174 हैज़ 5386 न्यूक्लियोटाइड। ये नंबर थोड़ा सा ध्यान से याद करना है, क्योंकि ये तो समझना है नहीं, बताएगा डायरेक्ट एग्जाम में आएगा कि बैक्टीरियोफाज 5×174 में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो 5386। उसी तरह बैक्टीरियोफाज लेम्डा में 48,502 बेस पेयर। एस्चेरिचिया कोलाई, जिसको ई कोलाई कहते हैं, उसमें 4.6 × 10⁻6 BP एंड हेप्लॉयड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए में 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। चलिए अब देखते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर को ध्यान से रखते हैं। और न्यूक्लियोटाइड हैज़ 3 कंपोनेंट। अब पहले ही हम बता दिए कि न्यूक्लियोटाइड के ही नंबर से हम ये पता लगाएंगे कि डीएनए का लेंथ कितना है। तो न्यूक्लियोटाइड में मेरे पास 3 कंपोनेंट हैं, एक नाइट्रोजनस बेस, एक पेंटोज शुगर और एक फॉस्फेट ग्रुप। इसको शॉर्ट में याद रखने का तरीका है एनपीपी। ठीक है, इसे बायोलॉजी में इसका फुल फॉर्म भी होता है, ठीक ना, याद है, नेट प्रोडक्टिविटी, इस तरह से कुछ था, वो याद नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एनपीपी का मतलब क्या है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। अब यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस भी 2 टाइप का है। कौन कौन, प्यूरिन और पिरिमिडीन। ध्यान से देखिएगा, यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। प्यूरिन में 2 बेस पेयर हैं, एडेनिन एंड गुआनिन, और पिरिमिडीन में 3 बेस पेयर हैं, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। साइटोसिन तो आरएनए और डीएनए दोनों में मिल जाएगा, लेकिन थाइमिन सिर्फ किस में मिलेगा, डीएनए में। तो मतलब साफ है कि आरएनए में थाइमिन के जगह पर कुछ ना कुछ प्रेजेंट होगा, उसका नाम है यूरासिल। इसलिए ये अनबैलेंस रहता है, एक तरफ 2 बेस पेयर तो एक तरफ 3 बेस पेयर। ये देखिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चैन है, ठीक ना, एक तरफ फॉस्फेट 5, एक तरफ 3 मिनट एंड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। नेक्स्ट बात क्या कहता है, द बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म्ड ड्यू टू शुगर एंड फॉस्फेट। देखिए डायरेक्ट ही मैंने पेंसिल से नंबर ऑफ क्वेश्चन कर दिया है, करीब 20 से 22 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन तक इस चैप्टर से हम फोकस करेंगे, उससे अधिक आने का बात नहीं है, टेंशन मत लीजिए। तो कहाँ पूछेगा कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बैकबोन किससे बना रहता है, तो शुगर और फॉस्फेट से। नेक्स्ट क्या है, डीएनए एंड एसिडिक सब्सटेंस के तौर में न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और इसको सबसे पहले किसने आइडेंटिफाई किया था, फ्रेडरिक मिक्सचर ने 1869 में, और उस समय उन्होंने इसका नाम रखा था न्यूक्लिन। खैर कुछ टेक्निकल लिमिटेशन के चलते आइसोलेशन के समय
स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का एल्यूसिडेशन जो है वो बहुत लंबे समय तक नहीं हो पाया। इट वॉज ओनली इन 1953 दैट जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रेक्शन डेटा प्रोड्यूस्ड बाय मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन प्रपोज्ड अ वेरी सिंपल बट फेमस डबल हेलिक्स मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। आप लोग जहाँ भी देखिएगा तो डीएनए के स्ट्रक्चर में सबसे फेमस स्ट्रक्चर है वाटसन एंड क्रिक मॉडल, एक नाम हो गया, और दूसरा अल्फा हेलिक्स मॉडल, दो नाम हो गया, तीसरा डबल हेलिक्स मॉडल। भले ही उस समय का ये सिंपल स्ट्रक्चर था लेकिन बहुत ही फेमस है। इसके पीछे का बेस बता रहा है क्या क्या था, फिर से ध्यान सुनिएगा। एक्सरे डिफ्रेक्शन डेटा वो टेक्निक थी जिससे ये डबल हेलिक्स मॉडल बनाए थे जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने, और प्रपोजल किसका लिए थे, मॉरिस विल्किंस का, रोजालिंड फ्रैंकलिन का। ठीक है, उन्हीं लोग जो हैं ये एक्सरे डिफ्रेक्शन डेटा प्रोड्यूस किए थे और उन्हीं के बेस में इन लोगों ने मॉडल बना दिया। आगे आइए, इस प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन जो था वो एरविन चार्जाफ के ऑब्जर्वेशन के ऊपर भी बेस्ड था, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए में बताए थे कि एडेनिन थाइमिन और गुआनिन साइटोसिन का रेशियो हमेशा कांस्टेंट और इक्वल होता है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं A+T इज इक्वल टू G+C, एडेनिन प्लस थाइमिन इज इक्वल टू गुआनिन प्लस साइटोसिन। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं, कुछ सेलिएंट फीचर हैं, यही हमारा जो 4 पॉइंट है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो डीएनए का होता है उसके हिसाब से यह 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है, जहां बैकबोन जो है वो शुगर फॉस्फेट के बने होते हैं। ये पहले भी हम लोग सुन लिए थे। द 2 चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलरिटी। अब यहाँ जो 2 चेन की हम बात कर रहे हैं, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की, उनका पोलरिटी एंटी पैरेलल, एक दूसरे से अपोजिट होता है। मतलब अगर एक चेन की पोलरिटी 5-3 है तो अदर की हो जाएगी 3-5। द बेस इन 2 स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हमेशा पूछता है कि इनमें जो बेस पेयर हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड से। एडेनिन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विथ थाइमिन फ्रॉम अपोजिट स्ट्रैंड। अब कितना हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। सिमिलरली गुआनिन इज बॉन्डेड विथ साइटोसिन विथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान दीजिएगा, AT की बात करेगा तो 2 और GC की बात करेगा तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसके चलते हमेशा प्योरिन के सामने पिरिमिडीन रहेगा। इसके चलते क्या होगा, दिस जनरेट अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्ट्रैंड। बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस दोनों स्ट्रैंड के बीच रहेगा। अब ये दोनों चेन जो हैं वो राइट हैंडेड फैशन में रहेंगे। यहाँ हेलिक्स का पिच है 3.4 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर बराबर पता ही है 10⁻⁹ मीटर, एंड दे आर रफली 10 BP इन ईच बेस पेयर। ये देखिए, ये डायग्राम है, बहुत ही फेमस डायग्राम है, सिंपल है लेकिन आपको बस उसमें याद रखते चले जाना है। शुगर फॉस्फेट का बैकबोन है, 2 बेस पेयर में हमेशा AT के साथ GC रहेगा। आगे बढ़ते हैं, 5वां पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन BP इन अ हेलिक्स इज अप्रोक्सीमेटली 0.34 में। जहाँ भी मैंने पेंसिल से टिक आउट कर दिया है, क्वेश्चन नंबर है 13th क्वेश्चन नंबर है। क्या कह रहा है कि हर बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर होता है। The plane of one base pair stakes over the other in double helix, and this in addition to hydrogen bond confers stability of helical structure। इससे क्या पता चलता है कि हेलिकल स्ट्रक्चर स्टेबल है। आगे बढ़ते हैं, जल्द ही फ्रांसिस क्रिक ने सेंट्रल डोग्मा नाम का मोलिकुलर बायोलॉजी में एक टर्म दिया, जिसका मतलब होता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमेशा DNA से RNA को और RNA से प्रोटीन को जाएगा। मतलब इसका शॉर्ट ट्रिक है DMP, ठीक ना। DMP याद रखिएगा, DNA to RNA और RNA to प्रोटीन, ठीक ना। यहाँ M का मतलब है मैसेंजर RNA, कंफ्यूज नहीं होना है, DRP रखिए या DMP रखिए, घबराइएगा नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, ये छोटा नाम है सेंट्रल डोग्मा, लेकिन इसमें बहुत सारा डेफिनेशन छिपा हुआ है, ठीक ना। रेप्लिकेशन ऑफ DNA टू फॉर्म मैसेंजर RNA इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, एंड रेप्लिकेशन ऑफ मैसेंजर RNA और कन्वर्सन ऑफ मैसेंजर RNA टू द प्रोटीन इज नोन एज ट्रांसलेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेंट्रल डोग्मा। ये 14th क्वेश्चन नंबर हो गया। आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ वायरस में फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन जो जेनेटिक का है वो जस्ट उल्टा होगा। वहाँ हम लोग अभी देखें मोस्ट कॉमन क्या है, DNA से RNA, तो यहाँ RNA से DNA हो जाएगा। अब आते हैं पैकेजिंग ऑफ DNA हेलिक्स। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रहेगा वही हम बताएंगे। DNA डबल हेलिक्स का लेंथ हमको मेमेलियन सेल में निकालने का एक एग्जाम्पल बता रहा है, ठीक है।
कहना क्या है इसका कि जो भी हम लोग का 20 पेयर के बीच का डिस्टेंस था उसको मल्टीप्लाई कर देना है दिए हुए वैल्यू पे। जैसे दो कंजिक्यूटिव बेस पेयर के बीच हमारा है 6.6 इंटू 10⁻9 बीपी, उसको मल्टीप्लाई कर दिए 0.34 इंटू 10⁻9 एम से, तो आ गया अप्रोक्सीमेटली कितना 2.2 मीटर। यही आपका ऑप्शन में रहेगा। डीएनए जो कि नेगेटिवली चार्ज है वो प्रोटीन के साथ बंधा हुआ रहता है न्यूक्लियोटाइड रीजन में, इसको कहते हैं कौन सा रीजन, हिस्टोन प्रोटीन वाला रीजन, ठीक है। और एक्चुअली हिस्टोन प्रोटीन क्या है, बेसिक प्रोटीन है। आगे हिस्टोन्स आर रिच इन द बेसिक एमिनो एसिड रेसिड्यू लाइसिन एंड आर्जिनिन। एक और क्वेश्चन आ गया कि हिस्टोन प्रोटीन में कौन से दो अमीनो एसिड रहते हैं, तो क्या बोलिएगा, लाइसिन एंड आर्जिनिन। हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल। जब भी हिस्टोन प्रोटीन मिलेंगे आपको तो 8 मॉलिक्यूल का यूनिट में मिलेंगे, जिसको हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर नोन एज न्यूक्लियोसोम। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। पहले से जान रहे हैं कि डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, वो लपेटा रहता है किसके ऊपर, पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर, और उससे जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स। एक जो हमारा टिपिकल न्यूक्लियोसोम मिलेगा उसमें कितना बेस पेयर मिलेगा, 200। एंड न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस नोन एज क्रोमैटिन। अब न्यूक्लियोसोम में जो बार बार रिपीट होने वाला स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस में उसको बोलते हैं क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन क्या है, थ्रेड लाइक कलर्ड स्टैंड बॉडी है जो न्यूक्लियस में देखने को मिलेगा, यही क्रोमैटिन क्रोमोसोम बनाता है। द पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन एट हायर लेवल रिक्वायर एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन। अब देखिए क्रोमैटिन का पैकेजिंग करते हैं, वहाँ किसका पैकेजिंग था, डीएनए का, अब यहाँ क्रोमैटिन की बात कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको प्रोटीन चाहिए, और इनको क्या कहते हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन NHC। इन अ टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन ऑफ क्रोमैटिन आर लूजली पैक्ड एंड स्टेन्स लाइट। अब ध्यान दीजिएगा यहीं पे, न्यूक्लियस में कुछ रीजन क्रोमैटिन का है जो बिल्कुल ढीला ढीला रहता है। ढीला ढाला में एक और खासियत क्या है कि लाइट स्टैंड है, मतलब हल्का धब्बा लगा हुआ है, तो इनको बोलेंगे यू क्रोमैटिन। अब यही डेंसली पैक्ड और स्टैंड बोल देगा और डार्क रहेगा तो हेट्रोक्रोमैटिन। यू क्रोमैटिन को ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमैटिन बोलते हैं, जबकि हेट्रोक्रोमैटिन को इनएक्टिव बोलते हैं। अब देखिए फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सबसे फेमस क्या है, कुछ टर्म्स है, जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेज इन सम स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंस नोन एज रिपीटिटिव डीएनए। ये रिपीटिटिव डीएनए से संबंधित आएगा क्वेश्चन। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कुछ स्पेसिफिक रीजन जो डीएनए सीक्वेंस के होते हैं उसी में डिफरेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। द बल्क डीएनए फॉर्म्स अ मेजर पिक एंड अदर स्मॉल पिक्स आर नोन एज सेटेलाइट डीएनए। जब बहुत ज़्यादा मात्रा में डीएनए रहेगा तो वो पिक बनाएगा। पिक मतलब समझते हैं, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग हिल्स माउंटेन्स में देखते हैं ना चोटी, उस तरह का, उसको सेटेलाइट डीएनए बोलते हैं। अब सेटेलाइट डीएनए भी दो टाइप का है, माइक्रो सेटेलाइट और मिनी सेटेलाइट। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेस क्या है, अब जानते हैं कि डीएनए हम लोग टिश्यू से लेते हैं, और टिश्यू का सोर्स क्या है, ब्लड, हेयर फॉलिकल, स्किन, बोन, सलाइवा, स्पर्म। ये इंडिविजुअल से लेंगे तो पॉलीमॉर्फिज्म के चलते हम लोग बहुत ही ज़्यादा इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे इनहेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रेन, इट इज़ द बेसिस ऑफ पैटर्निटी टेस्टिंग इन केस ऑफ डिस्प्यूट। विवाद होता है, जैसे केस कर दिया कोई कि नहीं फलाना व्यक्ति हमारा बाप है, लेकिन कहने से इनकार मना कर दे रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या है, आसानी से उसके ऊपर केस कर दीजिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होगा, डीएनए टेस्ट होगा, वो पकड़ा जाएगा। इस तरह से हम लोग देख लिए। नॉर्मली स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन में करीब 30 क्वेश्चन मैंने देखा, 30 क्वेश्चन, ठीक है। इसी को रिवाइज करना है। कल मैं इस चैप्टर से रिलेटेड फिर से एमसीक्यू बना के पिछले चैप्टर जैसा फिर से समझाएंगे, तो आपका 2 बार हो जाएगा। हम नहीं समझते हैं कि 2 बार पढ़ने पर आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। ध्यान से पढ़िए, फिर से वही रिपीट करेंगे। जो भी चैनल पर नए हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और मैंने पहले बता दिया कि ये टीजीटी पीजीटी किसी भी स्टेट का हो, नीट हो, इंटर में एमसीक्यू का सोर्स हो, वो सबके लिए बेनिफिशियल है। ये नहीं सोचना है कि सिर्फ सहायक आचार्य के लिए, इसलिए आप लोग इसे हर एज ग्रुप में प्रेफर कर सकते हैं। ओके, बाय।